जय हिंद दोस्तों। फिर आज हमारे एक नई टॉपिक के साथ मुलाकात हुई है, जो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे ख्याल से इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो समाज में रह के समाज के हित के बारे में सोचता है, तो उसके बारे में जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये क्या काम करता है, इसका आइडियोलॉजी क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं 4 लाइन कुछ बोलना चाहता हूँ कि पहचानो हमें, जानो हमें। हम बाढ़ फेंक के धरती से धाराएं निकाल दिया करते हैं। हम वही है जिनके फेंके हुए पत्थर समुद्र में तैरते हैं, और हम वही है जो चक्रव्यूह में बिना विद्या सीखे लौट के वापस आया था। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। दुश्मनों के लिए अगर फाइटर जेट बनाए, तो जब दुनिया सांसें गिन रही थी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। हम आदियों के खेले हैं, बिजली के पहचाने पाले हैं। पहचानो हमें, हम हिंद वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आरएसएस का शुरुआत करते तो लोग समाज में उसका आइडिया ये है कि नजरिया है कि व्हाइट शर्ट, खाकी पैंट एंड हाथ में दंड लेके चलते तो आरएसएस। पर आरएसएस कुछ अलग है। अगर हम डीपली में जाएंगे, बोलते हैं ना आरएसएस एक समुद्र है, जितना घुसते जाएंगे उतना ही वो होते जाएंगे। तो आरएसएस के बारे में जानेंगे तो आरएसएस खाली वही नहीं, आरएसएस का अपना एक डिसिप्लिन होता है, उसका कार्य करने का एक अलग तरीका होता है, उसका एक अलग शेड्यूल होता है। तो जानते हैं आरएसएस क्या है। तो व्हाट डज द आरएसएस स्टैंड फॉर? मेजर इंफेसिस इन प्लेस्ड ऑन डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। आरएसएस डेडिकेशन डिसिप्लिन बहुत तरीके से करता है, मेंटली एंड फिजिकली करेगा तो आरएसएस की शाखाएं लगती है, एंड मेंटली में उनकी बौद्धिक कुछ होता है, जिम में सिखाया जाता है। और आरएसएस अपने आप को एक कल्चर प्रेजेंट करता है, वो कोई अपने आप को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है। एंड ये हमेशा हिंदुत्व, नेशनलिस्टिक पे काम करता है, उसका एजेंडा रहता है, और अपने आप को एक हिंदुत्व करके रिप्रेजेंट करता है। ये व्हाट डज द स्टैंड ऑफ आरएसएस। एंड सेकेंड थिंग, फाउंडिंग। आरएसएस का फाउंडिंग कौन किया है? इनका नाम तो पूरा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी है, पर इनको डॉक्टर जी भी कहके बुलाते हैं, और मैं भी डॉक्टर जी ही बुलाऊंगा। एट नागपुर में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। वो भी आरएसएस का जो स्टार्ट हुआ था विजयादशमी के दिन, सितंबर 27, 1925 में। आरएसएस से नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिलेक्ट हुआ था इन 1926 में, और जो डॉक्टर जी थे वो खुद इंस्पायर्ड थे तिलक और सावरकर जी से। तो आरएसएस के फाउंडिंग डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी है। एंड संघ परिवार, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें आरएसएस के बारे में, तो संघ परिवार बेसिकली इनका मीटिंग होता है, मतलब यूजुअली एनुअली मीटिंग होता है, जिसमें संघ एक अम्ब्रेला है, आरएसएस एक अम्ब्रेला है, जिसके अंदर कम से कम 35 ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आरएसएस ने ही बनाया है, आरएसएस के आइडियोलॉजी पे ही काम करता है, वो अम्ब्रेले के अंडर में उस पर काम करता है। तो इनकी एक एनुअली मीटिंग होती है, वो पदाधिकारी अलग अलग, जैसे बीएचपी हो गई, ये सब पदाधिकारी आके एनुअली मीटिंग करते हैं, इसका अपडेट लेते हैं आरएसएस के ही पदाधिकारी। तो सब अलग अलग फील्ड के पदाधिकारी आके आरएसएस के एनुअली मीटिंग में क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके ऊपर अपडेट्स लिया जाता है। और आरएसएस से ही इंस्पायर्ड हुए ये सब संघ परिवार में इंक्लूड है, आरएसएस की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। नॉर्मली जो आरएसएस संघ परिवार वो इंडिपेंडेंटली रन करता है, और एक भले इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आरएसएस से जुड़े हुए रहते हैं, पर आरएसएस की आइडियोलॉजी पे ही ये काम किया जाता है, जो कि देश हित, समाज हित पे ही होता है। तो संघ परिवार में कुछ मेंबर है जो मैंने कुछ रिसर्च करके निकाला है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, सेकेंड है भारतीय किसान संघ, जो भारतीय किसान संघ में महत्वपूर्ण किसानों में भूमिका निभाती है। भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती फॉर द सर्विस ऑफ द नीडी। सेवा भारती का एग्जांपल दूंगा तो 2019-18 में केरल में जब बाढ़ आया था, तो वहां पर संघ परिवार यानी सेवा भारती ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। आते राष्ट्रीय सेविका समिति जो वुमेन के लिए है। अखिल भारतीय विद्या परिषद, लोग बोलते हैं बीजेपी का है, लेकिन आरएसएस के ही अंडर में, बोला ना आरएसएस एक अम्ब्रेला है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। विश्व हिंदू परिषद है, जो 1960 में शुरुआत हुआ था इसका। एंड स्वदेशी जागरण मंच, जो भारत के स्वदेशी, आत्मनिर्भर जैसे स्वदेशी भारत की चीजें अपनाई जाए, भारत की संस्कृति को अपनाई जाए, तो स्वदेशी जागरण मंच बनाया गया है। सरस्वती शिशु मंदिर है। एंड विद्या भारती जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो आरएसएस के द्वारा चलाई जाती है। हिंदू स्वयंसेवक संघ ओवरविंग है। फिर आते बजरंग दल। और जो बोलते हैं कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी है, मेरा मानना है आरएसएस मुस्लिम विरोधी नहीं है, बट आरएसएस देश हित में काम करता है। तो जो लोगों को लगता है, जिनकी मानसिकता है, तो देख लो यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी आरएसएस की है। वनवासी कल्याण आश्रम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स, विवेकानंद केंद्र,
थिंक टैंक है, भारतीय विचार केंद्र है जो थिंक टैंक में आता है, लघु उद्योग भारती है, नेट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एमएसएमई के द्वारा है, विश्व संवाद केंद्र है, कम्युनिकेशन विंग है, धर्म जागरण समिति, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ नॉन हिंदूज एंड हिंदुइज्म। तो एक कुछ मेंबर ऑफ संघ परिवार है जहां पर ये सब एक तरीके से बोला ना एनुअली मीटिंग करते हैं, आते हैं, क्या काम हुआ, किस फील्ड में हुआ, उसके ऊपर चर्चाएं होती है। एंड आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, हम लोग अगर एज अ बिजनेस भाषा में करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो जो इसको हेड करता है, देखो आरएसएस में तो स्वयं से सब एक बराबर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ किसी के अंडर में होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए, तो सबसे बड़ा जो इसमें पदाधिकारी होता है वो संघ सर संचालक होता है, इज द हेड ऑफ द आरएसएस। आरएसएस का हेड होता है जो डिसाइड थ्रू नॉमिनेशन, वो थ्रू, अगर वो खुद है तो अगला कौन बनेगा वही डिसाइड करके जाता है। तो जो सबसे पहले थे केबी हेडगेवार जी 1925 से 1930 तक थे, फिर उन्होंने 1931 से 1940 तक थे, फिर सेकेंड में जो 1931 का गैप था उसमें लक्ष्मण वमन परंजेपी थे, एमएस गोलवरकर 1940 टू 1973, मधुकर दत्ताराय देवराज 1973 तक थे। अगर हम लोग देखेंगे तो एमएस गोवलकर जो 1940-1973 इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। फिर राजेंद्र सिंह 1993 से 2000 तक, फिर के.एस. सुदर्शन 2000 से 2009 तक, मोहन भागवत जो करेंट टाइम में है वो 2009 से है। अब इसमें जो संघ चालक होता है उसका कोई इलेक्शन नहीं होता है, फर्स्टली संघ सर संचालक का कोई इलेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि वो खुद डिसाइड करते हैं कि मेरे जाने के बाद ये बनेगा और मैं कब तक रहूंगा वो उनके ऊपर ही निर्भर रहता है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आरएसएस का ऐसा काम करता है। एंड प्रचारक जो देश के लिए अपना 24 घंटा सोचता है, आरएसएस में प्रचारक वो अपना लाइफ लॉन्ग फूड सोल्जर रहता है, वो अपना पूरा घर परिवार मोह माया से एक तरीके से बोलते दूर हो जाता है। वो 2500 परमानेंट मेंबर आरएसएस के रहते हैं जो अपनी फैमिली को त्याग देते हैं, लाइफ डिवोटेड टू आरएसएस, पूरा आरएसएस के लिए ही समय व्यतीत करते हैं 24/7। ओके, प्रांत प्रचारक ऑफ्टन डिप्यूट्स ऑफ द आरएसएस एलाइट प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं समाज के बीच में। ओनली बैचलर्स आर मेड प्रांत प्रचारक, जो बैचलर्स रहते हैं वही प्रांत प्रचारक रहते हैं। देयर इज नो फॉर्मल मेंबरशिप इन आरएसएस। आरएसएस के तुम स्वयं सेवक हो या आरएसएस के हो तो उसका कोई आईडी कार्ड नहीं मिलता है। आरएसएस की शाखा में जाओ, बेसिकली आरएसएस की शाखा में जाओ तुम आरएसएस के स्वयंसेवक बन सकते हो, इसका कोई मेंबरशिप नहीं मिला जाता है। तो जो प्रचारक होते हैं वो 24 घंटा भारत माँ के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, समाज के हित, देश के हित, राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं। तो प्रचारक सोचो, इनसे हमें बहुत चीजें मोटिवेट करने लायक है, जो हमेशा समाज के हित के बारे में सोचते हैं। अब आते थोड़ा हिस्ट्री करेंगे तो आरएसएस का 3 बार बेसिकली बैन किया गया है भारतीय इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। पहला जो बैन हुआ था महात्मा गांधी के मृत्यु में, नाथूराम गोडसे फंसे थे, ऐसा हुआ था कि आरएसएस के स्वयंसेवक है तो उनको आरएसएस को उस समय बैन किया गया। बहुत सारे आरएसएस के लीडर को अरेस्ट किया गया 1948 में। फिर बेसिकली न्यू गवर्नमेंट जब आरएसएस को बैन किया गया तो 4 फरवरी 1948 को आरएसएस को बैन किया गया एंड 12 जुलाई 1949 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिफ्टेड द बैन। 12 जुलाई 1949 को आरएसएस का जो बैन था वो हटाया गया। ये आरएसएस का फर्स्ट बैन। अब रिहेबिलिटेशन इन मेन स्ट्रीम, बैन के बाद आरएसएस का समाज में थोड़ा सा जो वो रहता है, समाज के नजरियों में थोड़ा सा वो गिरने लगा। तो आरएसएस को अपने को प्रेजेंट करना था, समाज के हित में उसका जो बेसिकली काम था वो करना था। तो आरएसएस ने 1962 के वॉर में वॉलंटियर सर्विस दिया एंड 1963 में सबसे बड़ा आरएसएस के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि रिपब्लिक डे, हम लोग देखेंगे इमेजेस है, रिपब्लिक डे के दिन परेड किया गया। पीएम नेहरू ने खुद आरएसएस को ये न्योता दिया था आके हमारे लाल किला से परेड करें। एंड थर्ड चीज जो था विश्व हिंदू परिषद, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद में मतलब आरएसएस चाहता है कि जो हिंदू धर्म के संत लोग एक मंच पे आकर हिंदुत्व को बढ़ावा दे, हिंदुत्व के कर्म को दिखाया जाए, हिंदू क्या काम करता है उसको देशों विदेशों या देश में फैलाया जाए। तो 1964 में विश्व हिंदू परिषद का लॉन्च किया गया, जो हमारी इमेज में दिया गया विश्व हिंदू परिषद का लॉन्च। एंड दूसरा इमेज जो दिया है वो परेड का, रिपब्लिक डे का है। तो आरएसएस फिर इसके तरीके समाज में अपना एक वैल्यू क्रिएट करते गया और जो कि उसका पहले से मेन था कि देश के हित में काम करना है। एंड
बोला ना 3 बैन, तो ये सेकंड बैन आरएसएस का, जो जेपी मूवमेंट में आरएसएस ने सपोर्ट किया था एंड आरएसएस हमें इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था, लेकिन उसी के तरीके इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी थी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने। तो आरएसएस उसके अपोजिट जाके काम करने लगा, जेपी जी के साइड था और इंदिरा गांधी के अपोजिशन में संघ खड़ा हो गया था। तो उस समय इंदिरा गांधी आरएसएस से बहुत नाराज हुई एंड आरएसएस को बैन कर दिया, संघ को बैन किया 4 जुलाई को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। तो फिर बाद में जब न्यू गवर्नमेंट आई तो आरएसएस का बैन हटा दिया गया 22 मार्च 1977, मतलब बेसिकली 2 सालों बाद आरएसएस के ऊपर से जो सेकेंड बैन था वो हटाया गया। एंड थर्ड बैन जो था वो आफ्टर बाबरी मस्जिद, जो अयोध्या का मसला था, वहां पर बहुत सारे लोग, आरएसएस बेसिकली अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट नहीं करता है, इनडायरेक्टली कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट देश के हित में जो काम रहता है उसके लिए हमेशा आगे रहता है, हमेशा हो रहता है। तो बाबरी मस्जिद जहाँ पर बीएचपी सभी लोग पदाधिकारी जाके बाबरी मस्जिद को जो इलीगल था उसको हटाया गया संघ के द्वारा, बेसिकली अलग लोगों के द्वारा, तो हटा के बैंड आफ्टर बाबरी मस्जिद डिमोलाइजेशन लिफ्टेड इन 1983। तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसमें उसको लगा कि इसमें संघ का भी हाथ है, तो उसमें थर्ड बैन किया गया और जो बाद में थर्ड बैन भी जल्द से जल्द संघ ने गवर्नमेंट ने हटा दिया गया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो संघ को लगा कि अपने को पॉलिटिकल पावर में जाना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है 3 बार बैन हो चुका है और जिसका मेन मकसद है देश हित में काम करना, समाज हित में काम करना। तो फर्स्ट बैन, सेकेंड बैन, थर्ड बैन धीरे धीरे इंडिया गवर्नमेंट द्वारा हटाया गया। फिर संघ अपने आप को समाज के हित के लिए काम के लिए टाला, समाज के हित के लिए काम के लिए अपने आप को उस समय में किया कि मेरे को देश के हित में काम करना है, राष्ट्र में, जो कि इसका पहले से एम था। 1925 से जब स्टार्ट हुई तब से ही समाज के हित में ही काम करना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला राष्ट्र, फिर उसके बाद अदर थिंग। तो ये देश के लिए काम करना आरएसएस का मेन मकसद है, जो कि गुरुजी हैं जो संघ में बोला जाता है इनको, एंड जो संघ के फाउंडर आरएसएस के डॉक्टर जी एंड भारत माता। मेरा कहना है हम सबका अपना अपना एक गोल होता है, एक एम होता है, हम सबका अपना अपना एक गोल एक एम होता है, लेकिन उससे भी हटकर हम सब का मिलके एक एम होता है देश, हमारा राष्ट्र। अगर हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सके तो प्लीज आइए आगे बढ़िए और देश के हित में, समाज के हित के बारे में सोचिए। हमेशा सब अपना अपना देखते, कब तक अपना देखेंगे? आए समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे, वही सबसे बड़ा अपना कर्तव्य होएगा। इसी के साथ जय हिंद। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।